हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताई गई है, तो आप डिटेल में आप पढ़ोगे। साथ ही साथ रिवीजन भी हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आप भूलो ना कल वाला करंट अफेयर। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, आप सब जानते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती होती है। आईसीसी के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले एक बार फिर से चुन लिए गए हैं। नया कार्यकाल इनको मिल गया है 2 वर्षों का। 2022 को दोस्तों आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और मणिपुर में अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया गया। आईवीएस से नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई कप 2022 इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। इसके अलावा अंडर 19 पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका करेगा और 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली में शुरू हो चुका है। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी दोस्तों ब्रिटेन करने वाला है और अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीत लिया है केरल राज्य ने। और एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन नाम की थीम के साथ 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर, पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करी गई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल और युवा मामलों के जो मंत्री होते हैं, मंत्रालय होता है, उसके द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना, वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र का। तो ये इस बार दिया गया अंचिता शरत कमल को। सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को इस बार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आराम से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अचंता शरत कमल को ये अवार्ड दिया गया है। ये टेबल टेनिस के प्लेयर है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये हैं टेबल टेनिस के प्लेयर, ये पाएंगे खेल रत्न। पूरी लिस्ट हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घोषणा किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जबकि दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बार कब दिया जाएगा? 30 नवंबर 2022 को दिया जाएगा। कहां पर दिया जाता है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया जाता है। टेबल टेनिस के लिए शरद कमल अचंता को इस बार दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ये दोस्तों पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अभी 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा करी कि अब से ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाएगा। पिछली बार 12 खिलाड़ियों को दिया गया था ये पुरस्कार, इस बार केवल एक खिलाड़ी को दिया जा रहा है। अच्छा, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान सरकार देती है। राजस्थान सरकार देती है। आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में घोषणा करी है राजीव गांधी खेल रत्न की, लेकिन वो उनका राज्य का है अब। ठीक है, ये वाला जो खेल रत्न दिया जाता था भारत सरकार वाला, जो सबसे बड़ा हुआ करता था, अब वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये तो हुआ खेल रत्न की बात। इसके अलावा भी पुरस्कार दिए गए, जैसे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों ये भी खिलाड़ियों को ही दिया जाता है और खिलाड़ियों को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए दिया जाता है। इस बार 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार की घोषणा करी गई है। अब इन 25 खिलाड़ियों में सीमा पूनिया, एथोस पाल, अविनाश मुकुंद सबले, लक्ष्य सेन, ठीक है ना, प्रणय एचएस हैं, अमित हैं, निखत जरीन हैं, ये सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। देखिए आर प्रज्ञानंदन हैं, ठीक है, सुशीला देवी। इसके अलावा भी आप देखोगे कि विकास ठाकुर, अंशु, सरिता, परवीन, ठीक है। इसके अलावा तरुण धल्लू, साक्षी कुमारी कबड्डी की, ठीक है। तो ये सभी लोगों को दिया गया है। टोटल 25 को दिया गया अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा बात आती है जो कोच होते हैं उनको अवार्ड देने की। तो कोच को अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनको कोच को दिया जाता है, ठीक है। जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं ना, जो ट्रेनिंग कराते हैं, उनको दिया जाता है। तो इनको 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो होता है रेगुलर कैटेगरी, एक होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। तो रेगुलर कैटेगरी वो जो अभी भी जुड़े हुए हैं और उनकी अभी हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनकी कोचिंग में जो खिलाड़ी अच्छा काम कर पाए हैं, तो उनको देखते हुए दिया जाता है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब कि उनकी लाइफ भर की जो अचीवमेंट रही है उसके लिए उस कैटेगरी में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे रेगुलर कैटेगरी में 4 को दिया गया है। जीवन जोत सिंह तेजा को तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं, तीरंदाजी सिखाते हैं ये। मोहम्मद अली कमर हैं बॉक्सिंग के, सुमा सिद्धार्थ थिरूर हैं पैरा निशानेबाज के, और सुजीत मान है कुश्ती के। ऐसे ही 3 लोगों को दोस्तों लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है। दिनेश जवाहर लाड को क्रिकेट के लिए,
विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए और राज सिंह को कुश्ती के लिए। इसके बाद बात आती है ध्यानचंद पुरस्कार की। ये ध्यानचंद पुरस्कार पहले से, बहुत पहले से ही दिया जाता था, ठीक है ना। वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वाला नहीं है, ये ध्यानचंद है। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक एक छोटा छोटा आपको डिफरेंस याद रखना होगा। एक तो सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद खिलाड़ियों को ही दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है अर्जुन अवार्ड होता है, फिर कोच को दिया जाने वाला होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर खिलाड़ियों को और कोच वालों को दो कैटेगरी में, रेगुलर और लाइफ टाइम। इसके अलावा खिलाड़ियों को ही ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन वो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और एक और लास्ट में पुरस्कार दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो ये दिया जाता है किसी यूनिवर्सिटी को, जैसे इस बार दिया गया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। क्लियर। तो इस सभी प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसको ज्यादा चांसेस होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से, और इससे भी पूछा जा सकता है वैसे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, और अर्जुन पुरस्कार से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे, G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ आयोजित किया गया? ये दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ, और सक्सेसफुली आयोजन हो गया G20 का इंडोनेशिया में। इस बार का इसका 17वां संस्करण था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगली बार हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, भारत आयोजित करने जा रहा है 18वां संस्करण। तो इस वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया 15 और 16 नवंबर को, यानी कल भी था और आज भी आयोजित किया जाएगा। अगली बार भारत करेगा मेजबानी। नई दिल्ली में मेन आयोजन होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कुछ बैठकें होगी, अलग अलग जगहों पर ये होंगी बैठकें। G20 क्या है? G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। दोस्तों 1999 में 1999 में क्या हुआ कि दुनिया भर के लोग जो है वो आकर के इकट्ठा हुए। दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो आई इकट्ठा हुई एक मंच पर, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष एक मीटिंग किया करेंगे, जिससे दुनिया भर में क्या चल रहा है, क्या कुछ लिमिट करना है, क्या कुछ बढ़ाना है, इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग होना है, कैसे कोई अगर गरीब देश हो रहा है उसको कैसे बचाना है, कोई डूब रहा है उसको कैसे बचाना है, इन सबको लेकर के एक मीटिंग हुई, और वो प्रत्येक वर्ष शुरू हो गई होना। इसमें 19 देश शामिल थे और एक यूरोपियन यूनियन शामिल था, ठीक है। तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन का एक ये संगठन है। इसमें IMF के अधिकारी भी शामिल होते हैं। ये अगर इसकी विशेषता की बात करी जाए तो दोस्तों ये दुनिया भर की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। इसमें दुनिया भर की आबादी की पॉपुलेशन की 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन केवल और केवल इसी में है। मतलब आप समझो 1/3 छोड़ दो अगर, तो 2/3 जो पॉपुलेशन बचती है दुनिया भर की, वो अकेले G20 की मेंबर है। क्लियर। इसके अलावा ग्लोबल GDP का 85%, मतलब दुनिया भर की GDP अगर 100% है तो उनमें से 85% GDP वाले देश जो हैं इसके मेंबर हैं। ऐसे ही दुनिया भर में जो भी इन्वेस्टमेंट आता है उसका 80% इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ से होता है, ठीक है। वैश्विक वाणिज्य के कॉमर्शियल से 75% से ज्यादा प्रतिनिधित्व G20 करते हैं। अब ये आपको समझ के लग गया होगा कि G20 की पावर क्या है, या G20 कितना बड़ा एक समिट होता है। तो ये बहुत बड़ा समिट होता है, इसमें अमेरिका, चीन, जापान, बहुत बड़े बड़े देश आते हैं, सब शामिल होते हैं। इस बार व्लादिमीर पुतिन नहीं आए रसिया से, ठीक है ना, लास्ट टाइम पर उन्होंने कैंसिल कर दिया, और ऐसा तो माना जा रहा था कि पुतिन आएंगे, लेकिन फिर लास्ट में सिक्योरिटी का हवाला देते हुए वो इसमें शामिल नहीं हुए, और ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय भी रहा। फिलहाल इस बार की थीम थी रिकवर टुगेदर गेट स्ट्रॉन्गर। ये सारी चीज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट समिट होता है G20 समिट। आगे, हाल ही में गारो जनजाति द्वारा कहां पर वांगला महोत्सव मनाया गया? तो दोस्तों अभी वांगला महोत्सव मनाया गया मेघालय में। ये मेघालय में गारो जनजाति द्वारा, गारो ट्राइबल्स के द्वारा ये मनाया जाता है, और बहुत ही फेमस यहाँ पर द 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। मतलब इसी वांगला में, इसी के टर्म में एक ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं द 100 ड्रम्स के नाम से। तो आपको कभी कभी द 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी देखने को मिल जाएगा, तब भी आप समझिएगा वांगला की ही बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे होता नहीं है पोंगल पर जल्लीकट्टू, तो पोंगल महोत्सव जैसे तमिलनाडु में होता है, तो उस अवसर पर वो लोग जल्लीकट्टू का आयोजन करते हैं, ठीक है, बैल प्रतियोगिता होती है। ऐसे ही यहाँ पर द 100 ड्रम्स प्रतियोगिता होती है, और लोग बलिदान भी देते हैं इस टाइम पर। तो जो गारो होते हैं, गारो जनजातियां होती हैं, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही फेमस ये वहाँ का महोत्सव होता है। ये लोग इसे सूर्य देवता को समर्पित करते हैं। इस महोत्सव को फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं, और सूर्य देवता को अपने कहते हैं सालजोंग।
तो उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। मेघालय की बात, मेघालय आप मैप में देखोगे यहाँ पर है, यहाँ पर है कुछ मेघालय। यहाँ के जो सीएम है वो है कानराड संगमा। और यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो उमियम झील है। इसके अलावा नोकरोक नेशनल पार्क है, सिजू पक्षी अभ्यारण्य है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, इनको अतिरिक्त प्रभार अभी मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि सत्यपाल मलिक थे वो तो रिटायर हो गए, तो बीडी मिश्रा जी अतिरिक्त प्रभार पा करके यहाँ पर अभी राज्यपाल का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ बीडी मिश्रा और कहाँ के राज्यपाल हैं। धूमिल तेंदुआ राजकीय पशु है और पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है। लेडी चप्पल आर्किड जो है राजकीय फूल है यहाँ का। मेघालय एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो केवल और केवल असम भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। तो भारतीय राज्य में केवल एक राज्य से बॉर्डर शेयर करता है मेघालय। ऐसे ही केवल एक राज्य से सिक्किम भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। फिलहाल मेघालय में 11 जिले हैं, 60 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा में 1 सीटें जाती हैं यहाँ से। चेरापूंजी, मानिसराम ये यहीं पर स्थित है, जो कि सबसे ज्यादा वर्षावन वाले क्षेत्र हैं। आगे, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा कहां से कहां तक चलाई जाएगी? ये चलाई जाएगी दोस्तों वाराणसी से डिब्रूगढ़। वाराणसी उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है वाराणसी, आप सब जानते हो, और डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में। तो यानी कि यूपी के वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम में सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा प्रारंभ करी जाएगी। ये दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा होगी। कुछ इस प्रकार से लोग जाएंगे, क्रूज के माध्यम से यात्रा करेंगे। 50 दिनों का ये टूर होगा। 50 दिनों में दोस्तों लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करी जाएगी, ठीक है। ऐसे में 50 अलग अलग जगहों पर ये क्रूज रुकेगी। यात्री जो होंगे, पर्यटक जो होंगे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज होगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में। नाम क्या होगा? गंगा विलास क्रूज। तो 10 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसकी घोषणा करी है केंद्र सरकार ने। तो देखो, ये बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर के गुजरेगी, 50 से ज्यादा जगहों पर रुकेगी, जिसमें कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी शामिल हैं। तो यानी कि आनंद आ जाएगा। अगर आपको घूमना जाना है घूमने तो आप जा सकते हो। आगे, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो दोस्तों, ये बनाया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा और ये चेन्नई में स्टेब्लिश किया जाएगा। कहां पर? चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके बना रही है और ये पीपीपी मॉडल पर होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, यानी इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। तो इसको बनाने में टोटल खर्च आने वाला है 1424 करोड़, जिनमें से मैक्सिमम जो है लगभग 800 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज खर्च करेगी, बाकी सरकार खर्च करेगी। अच्छा, लॉजिस्टिक पॉलिसी भारत सरकार ने भी कुछ दिन पहले लॉन्च करी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुई है। आगे, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी कितनी हो गई? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा करी हुई है कि 15 नवंबर 2022 तक दुनिया भर की आबादी हो गई है 8 बिलियन। 8 अरब की आबादी वाला पूरा का पूरा दुनिया हो चुका है 15 नवंबर 2022 तक। हालांकि अभी जब 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र ने अपना अनुमान जारी किया था, तब था कि ये 2023 तक आते आते ऐसा पहुंचेगा या ऐसे अचीवमेंट पहुंचेगा, लेकिन अभी देखो 15 नवंबर तक ही ऐसा हो गया कि दुनिया भर की आबादी 8 बिलियन हो गई है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशन ने बाकायदे ये रिपोर्ट जारी करी हुई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजों पर इन्होंने बात करी हुई है। इन्होंने ये भी कहा है कि भारत 2023 में ना दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चाइना को सरपास कर देगा, यानी हम लोग हो जाएंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री भारत, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताया है यूएन ने कि 1950 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो 1% से नीचे गिर गई हो कभी किसी वर्ष में। ऐसा कब हुआ? 2020 में। ड्यू टू कोविड-19 आपको पता है कि ग्रोथ कम हुई, ग्रोथ जो भी हुई मतलब मृत्यु दर भी बढ़ी। तो ऐसे में जनसंख्या में टोटल ओवरऑल जो वृद्धि हुई वो 1% से नीचे हुई, यानी कि 1% से कम हुई है। और इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि 2023 में हम लोग टोटल जो दुनिया भर की आबादी है वो 8.5 बिलियन पार कर जाएंगे, 2050 में 9.7 बिलियन पार कर जाएंगे, 2080 तक आते आते दुनिया भर की आबादी हो जाएगी 10.4 बिलियन। तो ये यूएन का कुछ अनुमान है, ठीक है। वैसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर? आगे,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर प्रस्थान नामक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया? तो प्रस्थान नाम से अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया है दोस्तों भारतीय नौसेना ने अभी मुंबई में पश्चिमी कमान के आसपास में इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन नेवी कंडक्ट एंड ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान ऑफ मुंबई कोस्ट। तो मुंबई कोस्ट के पास में इन्होंने, जो कि पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा के अंतर्गत आता है, वहां पर प्रस्थान नाम का अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। प्रस्थान साल भर में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो अपतटीय तेल उत्पादन जो प्लेटफॉर्म है, जैसे ओएनजीसी वगैरह हो गया, आईओसीएल हो गया, तो इन पर जो अगर कभी कोई खतरा आता है तो इनसे निपटा जा सके। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। इंडियन नेवी आया है, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार। कौन? एडमिरल आर हरि कुमार जी हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, सीजीएल का ये जीएस प्लस करंट अफेयर बैच, जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, ये तीनों चीजें आपको मिलेगा मात्र 249 में। 249 में आपको टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब लास्ट टाइम है, अब लास्ट टाइम में आप जो जो चीजें ढूंढ ढूंढ करके इधर उधर से पढ़ोगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक साथ, बहुत ही अच्छे से डिटेल में। और शायद आप वो सारी चीजें ढूंढ भी ना पाओ जो कि आपको यहाँ पर एक जगह में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इसको 249 में पाने के लिए एक काम करना होगा, कूपन कोड में MZT50 लिखना होगा। ठीक है ना, क्या लिखना होगा? MZT50, तो आपको मिल जाएगा। MZT ऐप पर जाइएगा और मिल जाएगा। अगर मान लो कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेंगे, तब भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, सीजीएल का आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है और जबरदस्त एग्जाम है। ऐसे में आप इस बैच को लेकर के अपना जीएस सेक्शन मजबूत कर सकते हैं। आगे, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में थोक महंगाई दर पिछले 19 महीनों में कम होकर के कितना हो गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार ने अभी एक डाटा जारी किया है, इसमें बताया है कि अक्टूबर 2022 में ना थोक महंगाई दर, अभी ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, WPI, ये पिछले 19 महीनों में सबसे कम होकर के हो गई है 8.39%, यानी कि WPI में कमी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया WPI डाटा अक्टूबर 2022, इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन डिप बिलो डबल डिजिट मार्क 8.39। डबल डिजिट मार्क मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि 10% से नीचे आई है, 2 अंकों से नीचे, मतलब कि 8% के आसपास में 8.39। तो पहली बार ऐसा हुआ पिछले 19 महीनों में कि 10% के नीचे देखने को मिली है WPI। ठीक है, WPI क्या होता है? ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। सबसे पहले एक और डाटा जानो। WPI तो आप जान लिए, ये पहले अभी पिछले महीने सितंबर में 10.7% थी और पिछले 19 महीनों में पहली बार हुआ है 2 अंकों के सिंगल डिजिट में आई है। ऐसे ही खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी घटी हुई है, ये घट करके 6.77% हुई है, जो कि पिछले महीने 7.41% थी। ये तो डाटा था। अब बात आती है ये सर होता क्या है CPI और WPI? तो देखो, जैसे जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ, स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक कोई फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री कोई भी आइटम प्रोड्यूस करती है। अब ये प्रोड्यूस करने के बाद आइटम ना जाता है कहाँ पर? होलसेल मार्केट में जाता है। होलसेल मार्केट में जाता है, बड़ी बड़ी समझ लो कि मंडियों में जाता है। तो जब बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट में जाता है, फिर यहाँ से जो छोटे मोटे दुकानदार है ना, वो ले जाते हैं अपनी दुकानों पर। ठीक है, छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकानों पर ले जाते हैं और फिर दुकानदारों के माध्यम से वो सामान कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, मतलब हम और आप जैसे लोगों के पास पहुंचता है। अब देखो, अगर मान लो कोई चीज यहां से फैक्ट्री से निकल रही है और होलसेल में आकर के यहाँ पर जो होलसेल की मार्केट है वहां तक पहुंच रही है, तो इनके ऊपर जो कोई भी महंगाई होगी वो कहलाएगी WPI, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन पर जो होगी। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद यहां से आने के बाद यहाँ पर जो रिटेलर पाएगा, ये रिटेलर जिस महंगाई पर, ये भी भाई अगर यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ भी यही बढ़ाएगा, ये जिस महंगाई पर कंज्यूमर को देगा, खुदरा मूल्य में देगा ना, खुदरा में यानी फुटकर में देगा, तो रिटेल में जो देगा महंगाई, जो कंज्यूमर को मिलेगा उसे कहेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब देखो, अब इसको देखा ये जाता है, ये थोक महंगाई दर हो गई और ये हो गई फुटकर में महंगाई दर। ठीक है ना, यानी खुदरा महंगाई दर। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है और CPI जो होता है, ये दोनों ही काउंट किए जाते हैं किसी एक बेस ईयर पर।
कोई एक बेस ईयर लिया गया रहता है और उससे कंपेयर किया जाता है, जैसे हम लोग जीडीपी का करते हैं ना कंपेयर, ऐसे ही डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। भारत में जो महंगाई दर की गणना होती है ना, अब वो डब्ल्यूपीआई पर होती है। पहले सीपीआई पर हुआ करती थी, लेकिन अब डब्ल्यूपीआई पर हुआ करती है। ये मैं आपको इकोनॉमी की क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ। तो डब्ल्यूपीआई पर भारत में तो महंगाई की मतलब गणना हुआ करती है। तो यानी अब देखो, जब अगर थोक में अगर महंगी मिलेगी चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी महंगा देगा, ये भी महंगा देगा, तो ये और महंगा देगा चीजें, यहाँ पर और महंगा मिलेगा चीजें, ठीक है ना। तो कंज्यूमर तक आते आते और महंगा हो जाएगा। तो डब्ल्यूपीआई महंगा है तो सीपीआई भी ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। आने वाले 1-2 महीनों में इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन डब्ल्यूपीआई जब सस्ता होता है तो सीपीआई भी आगे आने वाले दिनों में कम हो जाता है। और महंगाई कैसे कंट्रोल होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेपो रेट वगैरह से इसको आरबीआई कंट्रोल करता है, सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करके। क्लियर, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है नताशा पर्क मूसर, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो दोस्तों ये स्लोवेनिया की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। स्लोवेनिया की ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट होंगी नताशा पर्क मूसर। यहाँ पर आप इमेज में भी देख पाएंगे इनको। और इन्होंने अपने देश के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं एनजे लोंगर, इनको हरा दिया है। ये भी चुनाव में इनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे, तो इनको हरा करके ये बन गए हैं स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। दोस्तों 1991 में युगोस्लाविया के विघटन के बाद स्लोवेनिया एक नया देश बना था, स्वतंत्र देश के रूप में आया था सामने। और उसके बाद से अभी तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं हुई थी, और अब ये जाकर के पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं। ये प्रोफेशन से वकील रह चुकी हैं। स्लोवेनिया आया है। चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूं ये है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहां से हम लोग आएंगे इधर यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते ही सबसे पहले आपको ये पूंछ वाले देश की तरफ पहुंचना है, जो कि कहलाता है यूरोप का भारत। यूरोप का भारत यानी इटली। इटली के पास में यहीं ऊपर में बगल में साइड में ही आपको दिख जाएगा स्लोवेनिया। यहाँ पर देखिए क्रोएशिया है, ऊपर यहाँ पर स्लोवेनिया है, जिसकी कैपिटल होती है लुजुब्जाना, ये इसकी कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी भी यूरो ही होती है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो दोस्तों आईसीसी ने अभी मोस्ट वैल्यूएबल टीम जारी करी हुई है, और इसमें विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ये 2 भारतीय खिलाड़ी हैं जो शामिल हैं। तो उपरोक्त दोनों आप इसमें रख देंगे, उपरोक्त दोनों। वैसे विराट कोहली को इस बार दोस्तों आपको पता होगा अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिला था, ठीक है, अक्टूबर मंथ के लिए मैंने आपको बताया था। तो विराट कोहली अब सूर्य कुमार यादव के साथ इस T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में शामिल हो गए हैं। टोटल इसमें 11 लोग होंगे, क्योंकि 11 लोगों की टीम ही होती है। और इसमें 6 देशों के अलग अलग खिलाड़ी हैं, यानी 6 अलग अलग देशों के खिलाड़ी हैं, जिसमें जोस बटलर, एलेक्स हेल्स, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन फिलिप, सिकंदर रजा, शादाब खान, सैम करन, एनरिक नॉर्किया, मार्क वुड, शाहिन शाह अफरीदी, ये सभी शामिल हैं। ठीक है। आईसीसी का अभी T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ, आप सबको पता है। जीता किसने? जीता इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके जीत लिया, और इसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये सैम करन चुने गए हैं। और ये आपको बताया भी गया था कल भी, ठीक है। एक्चुअली में परसों मिस्टेक हो गया था, तो कल मिस्टेक को सुधारा गया। तो याद रखिएगा सैम करन को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इंग्लैंड जो है ये दूसरी बार जीता हुआ है T20 वर्ल्ड कप, 2010 में से पहले जीता था। प्रसार भारती के सीईओ कौन नियुक्त किए गए? ये नियुक्त किए गए दोस्तों गौरव द्विवेदी जी, आईएएस ऑफिसर हैं ये गौरव द्विवेदी, और इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, 1995 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ कैडर से गौरव द्विवेदी जी। ये प्रसार भारती के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। ये शशि शेखर वेम्पति जी की जगह पर आएंगे, जो कि 2017 से अभी तक इस पद पर थे। प्रसार भारती की स्थापना 1997 में करी गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रसार भारती वही है, मतलब कि डीडी नेशनल और ऑल इंडिया रेडियो को जोड़ दो तो प्रसार भारती बनता है, ठीक है ना। इसकी संयुक्त बॉडी है एक प्रकार से। तो प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी होंगे। ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि किस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो डूरंड कप जैसे कि आप जानते हो ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इस बार की विजेता कौन है? बहुत सारे लोगों ने लिखा भी था। इस बार की विजेता है बेंगलुरु एफसी, ठीक है, याद रखिएगा बेंगलुरु एफसी ने इस बार खिताब जीता हुआ है। हजारीबाग वन्य अभ्यारण्य भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखे थे कल, जिनका आपने जवाब दिया बहुत अच्छे से। आज आपको क्या बताना है?
आज बताना है 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसमें दोस्तों फोकस राज्य किसे चुना गया है और लाई हराओबा महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, इसका आप लाभ उठाया करें। फ्री में जाकर के क्विज सॉल्व किया करिए, जिससे आपको थोड़ा सा ये भी पता लगे कि आपने जो यहाँ पर पढ़ा है वो आपको कितना याद हुआ, कितना तैयार हुआ। इसके अलावा पीडीएफ से एक बार रीडिंग लगा लोगे तो कभी भूलोगे नहीं चीजों को। ये सब चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन लाइनर भी अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।